ला सकते, एकदम मन में एकदम पक्का कर लिया, फिर आप क्या करोगे, गिर जाओगे, फिर छोड़ दोगे वो करना। जबकि थोड़ी कोशिश की होती तो शायद गाड़ी क्या, आप जो है यहाँ पर में कार चलाना सीख गए होते। थोड़ी सी कोशिश, एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा विचार जो जिंदगी बदल सकता है आप लोगों की। ओके, ये छोटी छोटी चीजें होती है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ में हम लोग जल्दी से हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं चाहूंगा फ्रेंड्स कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी को एक बार बहुत प्यारा सा एक धन्यवाद दे दो, क्योंकि वही लोग जो है एक जो है ना मोटिवेशन धीरे धीरे जो यहाँ पर क्लास के अंदर में फ्यूल का काम करते हैं, अपनी ऊर्जा यहाँ पर में देते हैं अपने लाइक शेयर और अपने यहाँ पर में सपोर्ट के जरिए। जिन लोगों ने भी शेयर कर दिया उन सभी का भी बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से जहां पर भी कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि एनर्जेटिक सेशन यहाँ पर में कंडक्ट हो सके। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, डायरेक्टली ये है हमारी चमेली बाई, ये है चरण दास। चरण दास के पास में 1 किलो टमाटर है, चमेली बाई के पास में जो है 1 किलो प्याज है। ठीक है, वैसे यार अदला बदली क्यों करना है, दोनों मिलके जो है टमाटर की चटनी बना लो। ठीक है, शादी करो, दोनों एक साथ रहो यार, अलग अलग क्या रह रहे हो तुम भी। चलो कोई बात नहीं, तो हो सकता है कि चरण दास और चमेली बाई की बन नहीं रही है, वो बोलेंगे आधा किलो, तेरे पास 1 किलो टमाटर है तो आधा किलो मुझे दे दे टमाटर, आधा किलो प्याज मैं तुझे दे देती हूँ, तू अपने घर में चटनी बना, मैं अपने घर में चटनी बनाती। तो ऐसे क्या किया उन्होंने, पैसे का आदान प्रदान नहीं किया, इसने आधा किलो टमाटर उसको दे दिया और उसने आधा किलो प्याज इसको दे दी, तो वस्तुओं का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, कोई भी यहाँ पर में क्रेडिट, टोकन या मनी का इस्तेमाल नहीं किया गया बीच में। इसको आप लोग वस्तु विनिमय पद्धति, बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हो। आप लोग इसको किस नाम से जानते हो, आप लोग बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हो, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे यहाँ पर में काफी सारे लोगों ने पहले से ही आंसर देख लिया था, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, कंसेप्ट समझ में आ गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति, बार्टर सिस्टम इसको कहा जाता है, जब आप लोग डायरेक्टली वस्तुओं का एक्सचेंज करते हो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो बिहार स्टेट बोर्ड की बुक है उसके अंदर में डायरेक्टली दिया भी है कि आई वांट सम वेजिटेबल्स। ठीक है, आई वांट सम फ्रूट्स, तो इसने इसको वेजिटेबल दे दिया, इसने इसको फ्रूट दे दिया, दोनों में हो गया लेट्स ट्रेड। ठीक है, तो दोनों में अदला बदली हो गई, सामान के पैसे का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया है, आप ही लोगों की स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप लोग आपकी बुक की, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये 31वें बीपीएससी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, आपका जूनियर में 2022 में हो सकता है रिपीट करके पूछ ले क्वेश्चन। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? और मैं क्वेश्चन को एक कदम और आगे लेकर जाऊंगा, उनका सिंबल क्या था ये बता देंगे आप लोग। इनका सिंबल क्या था? 23वें थे तो 24वें नंबर के कौन थे फिर, और उनका सिंबल क्या था, उनका चिन्ह क्या था? ठीक है, उनका सिंबल क्या था? ठीक है, ये भी बताना है आप लोगों ने, उनका चिन्ह क्या था जो 24वें नंबर के थे। जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग। अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स कि जैन धर्म के अंदर में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल, जिसमें से ऋषभदेव या आदिनाथ पहले नंबर के थे, फर्स्ट वाले। इनको ऋषभदेव या फिर आदिनाथ भी कहा जाता था, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है कि अरिष्ट नेमी या नेमीनाथ, अरिष्ट नेमी या फिर नेमीनाथ भी इनको बोलते हैं। देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पर, इनको नेमीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये 22वें नंबर के थे, 22वें नंबर के। पार्श्वनाथ जो है ये 23वें नंबर के थे, 23वें नंबर के। और महावीर स्वामी जो है वो 24वें नंबर के थे, लास्ट और 24वें नंबर के तीर्थंकर। ठीक है, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पार्श्वनाथ। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। मैंने आप लोगों से बोला कि पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या है, तो इनका चिन्ह था फ्रेंड्स स्नेक। ठीक है, सांप, ये भी याद रखना आप लोगों ने। सांप इनका जो है क्या था, सांप या स्नेक या सर्प जिसको आप लोग बोल सकते हो फ्रेंड्स, ये इनका क्या था, चिन्ह था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर में महावीर की। 24वें नंबर के जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर, वर्धमान महावीर, और इनका चिन्ह था लायन, लायन सिंह। ये भी याद रखना आप लोगों ने। हर तीर्थंकर का अपना अपना एक चिन्ह होता है। 23वें 24वें नंबर का जरूर याद रखिए आप सभी लोग। ठीक है, वैसे तो आपको पहला भी याद होना चाहिए और 23वां भी याद होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स अभी फिलहाल के लिए आप इसको याद रखिए, मैं आपको और आगे में धीरे धीरे याद करवाता चलूंगा ना। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इसका श्रेय मैं देना चाहूंगा हमारे यहाँ पर में आभा शुक्ला जी जो है उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्रयास किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि टीचिंग परीक्षा आप धीरे धीरे बच्चों के लिए और ज्यादा बेहतर तरीके से आसान कंसेप्ट में कैसे समझा सकता है उसकी तरफ में आगे बढ़ रहा है। तो विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स आयंस एंड हेल्प्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन? कौन सा वायुमंडल की परत है जिसमें आयन पाए जाते हैं? आयन या आयन होने की वजह से उसमें आयन मंडल भी होता है। ठीक है, आयन मंडल। तो आयन मंडल किसमें पाया जाता है? आयन मंडल। ठीक है, जिसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, आयनोस्फीयर भी बोला जाता है, आयनोस्फीयर भी बोला जाता है। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। और आप लोग देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, आप लोग यहाँ पर में देखिए कितना प्यारा सा एक जो है इन्होंने एक क्रिएट किया है आपका हमारे लिए, कि भाई हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके से गोल गोल घूम रही है। ठीक है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर दिखाने के लिए अर्थ को दिखाया उन्होंने। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो पहली लेयर है हमारी वो है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक की। एक लाइक यार अब हम के लिए भी बनता है, इतनी मेहनत की है उन्होंने एक स्लाइड के लिए आपके लिए। दूसरे नंबर के ऊपर में है स्ट्रेटोस्फियर जो कि 12 से 50 किलोमीटर तक है और इसी में ओजोन की परत पाई जाती है आप लोगों की। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है आपका मेसोस्फियर, मध्य मंडल, 50 से 80 किलोमीटर की। DSSB में आया था क्वेश्चन की कौन सा वाला कहा था कि जोड़ियां मिलानी थी आप लोगों को एनसीईआरटी के अनुसार। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में चौथे नंबर पे आता है आपका थर्मोस्फियर, 80 से 40 किलोमीटर तक। और इसके अंदर में एक लेयर पाई जाती है आप लोगों की आइनोस्फीयर, जिससे क्या होता है कि अगर मान लो हम यहाँ पृथ्वी पर है तो यहाँ से भेजेंगे तो इससे टकराकर जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज है वो वापस आ जाती है आप लोगों की आइनोस्फीयर। तो आंसर जो है आप लोगों का थर्मोस्फीयर हो जाएगा, जिसके अंदर में आइनोस्फीयर होती है। थर्मोस्फीयर को तापमंडल भी कहते हो आप लोग, क्या कहते हो? तापमंडल भी कहते हो, तापमंडल। और सबसे लास्ट वाली है आपकी एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर आप लोगों की। तो एक्सोस्फीयर जो है फ्रेंड्स फिर बाकी का जितना भी है हजारों किलोमीटर तक जो धीरे धीरे डीप स्पेस में जाकर विलीन हो जाती है एक्सोस्फीयर। यहाँ पर में केवल हल्की गैसेस पाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन,
या हीलियम, ऐसी गैसेस यहाँ पर में पाई जाती है आप लोगों की, हल्की गैसेस एक्सोस्फीयर में, बहिर्मंडल के अंदर में। तो ये 5 लेयर्स है आप लोगों की, जिसमें से चौथे नंबर की जो थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर को आप लोग जो है तापमंडल भी कहते हो, उसी के अंदर में जो है आप लोगों का क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, तापमंडल के अंदर में आपका पाया जाता है आइनोस्फीयर। उसके अंदर एक लेयर के अंदर में एक और छोटी सी लेयर है, इसी से रेडियो वेव्स जो है वो जाके टकराती है और वापस आती है। यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पर में वॉकी टॉकी से कुछ बोला, ठीक है, रेडियो वेव्स छोड़ी आपने, वहां जाएंगी, टकराएंगी और यहाँ जाके वहां सुनाई देंगी, इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर किस प्रकार का आवेश बनता है? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ग्लास रॉड को आप लोग जो है वो सिल्क के कपड़े के ऊपर में रगड़ते हो तो उससे क्या होगा, कौन सी वाला जो है आवेश उसके ऊपर में निर्मित होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आप लोगों के बुक के अंदर में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाता भी हूँ, इसकी इमेज भी दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसके ऊपर में क्या होगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव चार्ज जो है वो जो है यहाँ पर में इसके ऊपर में बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर में, कांच की छड़ के ऊपर में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए इस तरीके से आपने करना है। ये ग्लास की रॉड है, ठीक है, और ये आप लोगों का रेशम का कपड़ा है, सिल्क का क्लॉथ है, उसको जो है क्या कीजिए, उसके ऊपर में रगड़िए। तो आपका जो ये कांच की छड़ है ना, इसमें पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव जो है यहाँ पर में आप लोगों के चार्ज जो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और इसमें हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट। ओके, तो आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि जब दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ में रगड़ा जाता है तो उसमें चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो जब कांच की रॉड को आप सिल्क के क्लॉथ के साथ में करोगे तो सिल्क के क्लॉथ पर कौन सा आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। सिल्क के क्लॉथ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और ग्लास के रॉड पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप लोगों को ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किस पर कौन सा वाला चार्ज आ जाएगा। तो लाइक चार्जेस होते हैं फ्रेंड, जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो आपने उसको दूर धकेलते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप इन दोनों को साथ में लेकर आओगे, यहाँ पर मैं पास लेकर आओगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, जब थोड़ा पास लेकर आओगे, क्योंकि नेगेटिव अपोजिट चार्जेस हो चुके हैं उनके अंदर में, ठीक है। ये इसका एक कांसेप्ट है बेसिकली। तो आप लोगों की बुक के अंदर में से ये स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से, ऐसे ही अच्छे से इसको देखिए कि जब ग्लास और क्लॉथ सिल्क के क्लॉथ को आपस में रगड़ा जाता है तो किस पर आपका नेगेटिव चार्ज आता है, किस पर पॉजिटिव आता है, दोनों के दोनों लिख दीजिए आप सभी लोग। मैं चाहूंगा दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पर में आप लोगों के द्वारा लिख दिए जाए, यहाँ पर में सभी लोगों के द्वारा, ताकि आपको याद हो जाए ये चीज, ठीक है। चलिए आपको बताना है सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, ठीक है, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के हैं फ्रेंड्स आज, इंपॉर्टेंट वाले जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ जो मशीन है आप लोगों की, ये भूकंप को मापने के काम आती है। सिस्मो इसका मतलब ही होता है फ्रेंड्स अर्थ की हलचल, सिस्मोग्राफ, ठीक है, अर्थ की हलचल का ग्राफ आपका। तो सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरीके से कोई मशीन होती है, सीधी सीधी चलती है, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी भूकंप आएगा देखना, ये हल जाएंगी थोड़ी सी, ओके, इस तरीके से। तो थोड़ा सा वो डिफ्लेशन जो है वो क्रिएट करेंगे अगर मान लीजिए भूकंप आता है वहां पर में, तो ठीक है। चलिए तो ये थोड़ा याद रखेंगे आप लोग, सिस्मोग्राफ नाम की जो मशीन है ये भूकंप मापने के काम आती है, सिस्मोग्राफ नाम की मशीन आप लोगों की याद रहेंगे आप लोगों को ना। नाउ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों का साइंस से रिलेटेड ही, टाइफाइड का कारण क्या है? टाइफाइड कितने लोगों को हुआ है कभी जिंदगी में टाइफाइड? तो टाइफाइड का कारण क्या है, एक पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को दे रहा हूं फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने कि कौन सा वाली चीज किस चीज से होती है। तो टाइफाइड प्रोटोजोआ से होती है, जीवाणु से होती है, कवक से या विषाणु से? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, मार्क माय वर्ड, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मैं जो बता रहा हूं आप लोगों को अभी ना, ये वाली चीज, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि मेगा टेस्ट आप लोगों की होने वाली है, ठीक है, मेगा टेस्ट आप लोगों की, जिसमें मैं आपसे अभी तक जितने भी इस सीरीज के सेशंस हुए हैं उनके क्वेश्चंस पूछूंगा। याद है सभी को? आपके लिए प्लेलिस्ट बन चुकी है फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट आप लोगों को लेक्चर के लास्ट में और आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएंगी, साथ ही साथ पिंड कमेंट में भी मैं डाल दूंगा आप लोगों के लिए, आज के पिंड कमेंट के अंदर में भी, ठीक है, लास्ट में। तो ये प्लेलिस्ट आप पूरी की पूरी देख लेंगे, हर एक बच्चा जो बच्चा लेक्चर देख रहा है, ठीक है, वो बच्चा क्या करेगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे आप लोगों की, ये अच्छे से एकदम। और हम क्या करेंगे फिर फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ जो है 5 तारीख को हम एक मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे इसकी 5, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो टाइफाइड का कारण क्या है फ्रेंड्स? टाइफाइड का कारण जो है ये है आप लोगों का जीवाणु, बैक्टीरिया। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं यहां पर में, हैजा किसी को हुआ है क्या? उसका भी कारण जीवाणु होता है आप लोगों का। उसके बाद में टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है आप लोगों का, जीवाणुओं के कारण। पोलियो जो है ये वायरस के कारण होता है, पोलियो का वायरस आपको पता है, विषाणु के कारण, वायरस के कारण, विषाणु के कारण होता है। कितने लोगों ने पोलियो के 2 डोप पिए, 2 बूंद जिंदगी के? और कोई है ऐसा जिसने पोलियो का ड्रॉप ही नहीं पिया कभी जिंदगी में? है क्या यहाँ पर में कोई ऐसा जिसके घर वालों ने पिलाया नहीं, बोले यार ये क्या पिला दे रहे पता नहीं, तो उन्होंने कभी लेके ही नहीं गया आप लोगों को जी? तो साल्मोनेला टाइफी करके एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जिसके कारण टाइफाइड होता है आप लोगों को। ओके चलिए, पोलियो वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स चिकन पॉक्स, ये भी वायरस के कारण, विषाणु के कारण होता है, चिकन पॉक्स, ये भी याद रखना है आप सभी लोगों ने। खसरा किसके कारण होता है? वायरस, विषाणु के कारण होता है आप लोगों का। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है, हवा से फैलता है आपका। मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, मच्छर फैलाते हैं, प्रोटोजोआ मच्छर फैलाते हैं। सभी लोग लिखेंगे। चिकनगुनिया जो है आप लोगों का किसके कारण होता है? ये आ जाए आप लोगों से, मलेरिया आ जाए आप लोगों से, ठीक है। तो याद रखना फ्रेंड्स, आप लोगों का प्रोटोजोआ के कारण होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, मच्छर फैलाते हैं, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। चलिए, और कितने लोग हैं आप लोगों में से जिन्होंने 5 साल से भी ज्यादा लंबी उम्र तक पिया है? ओके, यहाँ पर में कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी पिया नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर में ऐसे भी है जिन्होंने 5 साल से भी लंबी उम्र तक, ज्यादा उम्र तक उन्होंने जो है पोलियो पिया। घर वाले उनको 7 साल का हो तक भी 5 साल का है बोलकर पिलवा देते थे पोलियो की ड्रॉप। अगर उनको पहले से पता होता ना उसमें पोलियो के विषाणु है करके, तो शायद नहीं पिलाते, क्योंकि उस समय उनको उतनी चीजें पता नहीं थी ना उन लोगों को। लेकिन
अब आपको पता चल गई भाई 5 साल तक की पिलाओ, ज्यादा प्लान की जरूरत नहीं होती है उसके अंदर में, वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, चलिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? सिक्किम को, आप लोगों के बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि सिक्किम को भारत का राज्य कब बनाया गया था। अब मैं आप लोगों से एक लेवल आगे की बात कर रहा हूं, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद होने चाहिए सारे के सारे आप लोगों से, जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं। ओके, तो याद रखना है फ्रेंड्स कि सिक्किम को 1975 के अंदर में भारत में शामिल कराया गया था। वो 36वें नंबर का संविधान संशोधन था, 36वें नंबर का संविधान संशोधन। मैंने कल ये टेलीग्राम के ऊपर में भी डाला था, ये क्विज इससे रिलेटेड। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर में भी डाला था, तो जितने भी बच्चे जुड़े नहीं है वो लोग सभी लोग जुड़ जाएंगे। दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी जुड़ जाएंगे, और टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, सभी के सभी लोग, क्योंकि वहां पर में भी आप लोगों के लिए क्विज वगैरह डाली जा रही है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। तो सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन के जरिए, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1975 के अंदर में। अदरवाइज उससे पहले सिक्किम जो है एक अलग देश था। ठीक है, भारत के प्रोटेक्शन में एक अलग देश था वो। भारतीय संविधान ने प्रारूप समिति का गठन कब किया? प्रारूप समिति का मतलब क्या होता है? प्रारूप समिति का मतलब होता है फ्रेंड्स एक ऐसी समिति जो संविधान का निर्माण कर रही हो, संविधान को आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी करना है वो उसका काम हो। ठीक है, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त को, 22 जनवरी को, 13 दिसंबर को या 20 जून को? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। कितने लोग थे, तो कितने आदमी थे आप लोग लिख दीजिए यहां पर में, सर 7। ठीक है, वो 7, और तुम लोग कितने हो यहां पर में? और सिर्फ 200-300 लाइक्स, बहुत नाइंसाफी है ये तो, बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा नाइंसाफी। तो यहां पर जो है फ्रेंड्स याद रखना है 7 लोग थे इस कमेटी के अंदर में, और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर। कब बनाई गई थी ये समिति? 29 अगस्त 1947 को। देखो, मेरी बात की गहराई को समझो, लंबाई को समझो, ऊंचाई को समझो आप लोग सारे लोग। हमारे भारत की संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तीसरी मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। ये पहली 3 मीटिंग को आपको याद रखना है। इसके अंदर में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो डाला गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। अब फ्रेंड्स यहां पर में आप लोग देखिए, इसके बाद में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, प्लस अब क्या होता है आप लोगों का, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स कि संविधान के अंदर में संविधान जो निर्मात्री सभा थी हमारी संविधान सभा, उसने सोचा संविधान बना रहे हैं, अब उसको अरेंज करना स्टार्ट कर देते। भाई अरेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है, अब चलो वहां पर में चूल्हे पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? लड़कियों जल्दी जल्दी से बताओ, लड़कों भी बता सकते हैं। सब प्याज, आलू प्याज वगैरह, मटर वगैरह काट के तैयार हो गया, वेज पुलाव बनाना है, आप करे कि नहीं करे यहाँ पर में? सारा अरेंज करना है कि नहीं करना है यहाँ पर में? अरेंज तो अरेंज करना है ना। तो यही चीज थी फ्रेंड्स आप लोगों की यहाँ पर में कि फाइनली हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कर दिया जाए 29 अगस्त को। ठीक है, 1947 में एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया जिसमें 7 लोग थे, और ये 7 लोग क्या कर रहे थे फ्रेंड्स? ये 7 लोग जो है जो भी संविधान बन रहा था उसको अरेंज करने का काम कर रहे थे कि कौन सा पहले आर्टिकल में रहेगा, दूसरे आर्टिकल में कौन सा रहेगा, इस तरीके से पूरा का पूरा अरेंजमेंट। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, और टोटल 7 लोग थे उसके अंदर में। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना था। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारे एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर में आया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर जो खुदे हुए जानवर है उनमें से नहीं है? सारनाथ, सारनाथ कहां पर में आप लोगों का? सारनाथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ये आप लोगों को मिलेगा सारनाथ उत्तर प्रदेश वाराणसी के पास में। वहां पर में अशोक स्तंभ मिला है आप लोगों को। ठीक है, उस पर 4 दिशा में देखते हुए जानवर है, 4 अलग अलग दिशा में देखते हुए जानवर। ठीक है, तो उसमें कौन सा वाला जानवर नहीं है? बुल या बैल नहीं है उसमें, हिरन नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हिरन इसके अंदर में नहीं है। ये अशोक स्तंभ है आप लोगों को, आप देख सकते हो उसको ऊपर वाला हिस्सा। 4 ये ऊपर में जो सिंह है वो तो है ही है, 4 दिशाओं में देखते हुए 4 जानवर है। जैसे घोड़ा है, वो क्या कर रहा है फ्रेंड्स? वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, घोड़ा वेस्ट डायरेक्शन में। सारनाथ अशोका के समय का है। अच्छा, घोड़ा क्या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के समय में घोड़ा था क्या? नहीं था, उनको घोड़े के बारे में पता ही नहीं था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। तो कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता के समय में नहीं पाया जाता था? घोड़ा नहीं पाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे बाद में जब अशोका का समय काल आया, ठीक है, आज से करीब 2200 साल पहले, तो तब तक घोड़ा भारत में आ चुका था। तो घोड़े का चित्र उन्होंने बनाया, वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है घोड़ा। घोड़ा बोले कि हम वेस्टर्न बनेगा, हम जो है यहाँ पर में सूट बूट पहनेगा, हम भी जो है अंग्रेजी सीखेंगे। तो वेस्ट की तरफ में घोड़े की रफ्तार से भाग रहा है ये घोड़ा। अरे भाई वेस्टर्नाइज हो रहे ना हम लोग। और ये बुल बेचारा धीरे धीरे ईस्ट, हमारा ईस्टर्न लोग, पूर्वी तरफ के लोग, हम मतलब हम ईस्टर्न इलाके में रहते हैं ना, हम लोगों को पिछड़ा माना जाता है अपन ईस्टर्न लोगों को। तो बुल की रफ्तार से धीरे धीरे बैल की रफ्तार से जा रहे हैं। हम लोगों को बैल समझते हैं, ये लोग सांड समझते हैं हम लोगों को। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का उसकी कि एलिफेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में दिखता है? तो एलिफेंट जो है फ्रेंड्स वो साउथ डायरेक्शन में आप लोगों को दिख रहा है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और लायन इन द नॉर्थ, ठीक है, शेर उत्तर की दिशा के अंदर में दिख रहा है। तो इस तरीके से 4 डायरेक्शन में 4 बताए गए आप लोगों के, 4 दिखाए गए हैं। अब आप लोग देखिए यहाँ पर में हिरन नहीं है इसके अंदर में, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके।